गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रेस एकेडमिक पर। ये है फाउंडेशन बैच और फाउंडेशन बैच में आपका जो चल रहा है वो अलजेब्रा चल रहा है। अलजेब्रा में हम लोगों ने कल जो स्टार्ट किया था वो प्रोबेबिलिटी आपकी स्टार्ट कर ली थी। आज हम प्रोबेबिलिटी को ही आगे बढ़ा रहे हैं और देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके के उसमें कॉन्सेप्ट होते हैं। कल कुछ कॉन्सेप्ट पर मैंने बात कर ली थी आपसे, आज उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ और देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आज के उसमें हैं। चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है, इन्होंने कहा इफ टू डाइस आर थ्रो साइमल्टेनियसली फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ ऑल द फेसेस इज इक्वल टू 8। देखिए, दो पासों को एक साथ जब फेंका जाता है तो उनके जो फेस है उनका जो सम है वो 8 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। देखिए, सबसे पहले तो हम सैंपल स्पेस की बात करते हैं। एसएस सैंपल स्पेस, देखिए दो डाइस हैं तो दो डाइस हैं तो 6 गुणा 6 यानी कि आपका 36, क्योंकि एक डाइस पर 6 अंक होते हैं। फिर इसके बाद जब आप फेवरेबल स्पेस की बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि सम जो आना चाहिए वो 8 आना चाहिए। सम 8 कैसे बनेगा? सम 8 बनेगा 2 पहले पर आ जाए, 6 आ जाए, या 3 या 5 से बनेगा, या 4 4 से बनेगा, या आपका किससे बनेगा? 5 3 से बनेगा, या फिर आपका 6 2 से बनेगा। यानी ये जो बनेंगे सब समय क्या बन जाएंगे? 8 बन जाएंगे। तो ये कितनी आपकी संख्या हो गई? 1 2 3 4 5। तो ये आपका जो हो गया यहाँ पर 5 हो गया, है ना। फेवरेबल स्पेस आपका 5 हो गया और जो आपका सैंपल स्पेस है वो आपका कितना हो गया? 36 हो गया। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो प्रोबेबिलिटी आपकी क्या होती है? फेवरेबल स्पेस अपॉन सैंपल स्पेस होती है। तो फेवरेबल स्पेस आपका 5 आ गया और सैंपल स्पेस आपका 36। तो 5/36 हमें जो चाहिए था, फेस पर 8 चाहिए था, सम 8 चाहिए था, योग 8 चाहिए था। तो हमने योग निकाल लिया यहाँ से। बहुत ही आसान है, बहुत आराम से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत मुझे लगता है इसमें नहीं होनी चाहिए। इसी टाइप से अगला क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड यूनिवर्सिटी द वर्ड ऑफ द फॉर्मेट फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट टू आई, दोनों आई को टुगेदर विद। देखिए, सबसे पहले जब हम सैंपल स्पेस निकालते हैं तो हम टोटल इसमें निकालते हैं, टोटल परमुटेशन कितने हो जाएंगे। हमें इस बात से मतलब नहीं है कि 2i एक साथ, 2i के लिए हम फेवरेबल स्पेस में जाएंगे। तो इसमें कितने हैं नंबर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये कितना हो जाएगा? 10 फैक्टोरियल, और 2i एक साथ रिपीट हुए तो 2 फैक्टोरियल। तो ये आपका कितना हो गया? ये हो गया 10 गुणा 9 आपके लिए। ये इसको ऐसे ही छोड़ते हैं, आगे अभी हम इसको पूरा सोल्व करेंगे, लेकिन अभी इतना ही छोड़ते हैं। तो अब आपके लिए फेवरेबल स्पेस, अब देखो इन्होंने कहा कि 2i एक साथ ले लो, UNVERSTY, और 2i को हमने एक साथ ले लिया। अब जब 2i को हमने एक साथ ले लिया तो मैंने पहले भी सिखाया था कि ये दोनों एक नंबर की तरह बिहेव करेंगे, यानी एक नंबर काउंट होगा। ठीक है, दोनों को हम क्या कहेंगे? सिर्फ एक नंबर में काउंट करेंगे। तो आपके लिए क्या बचा? 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये एक 9। ये दोनों संख्या एक संख्या बन गई, क्योंकि ये दोनों संख्या एक साथ उठकर आएंगी, चाहे आगे उठकर आए, चाहे पीछे, चाहे बीच में। यानी दोनों आई को एक साथ रखना है तो ये एक संख्या की तरह काम करेगा। ठीक है, तो अब ये कितने हो गए? 9। तो फेवरेबल स्पेस 9 फैक्टोरियल हो गया। अब इसमें कोई भी संख्या रिपीट नहीं होगी। तो आपका जो आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई वो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? वो होती है एफ एस अपॉन एस एस। तो फेवरेबल स्पेस 9 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये हो गया। तो ये हो गया 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन, इसको हम लिख सकते हैं 10 गुणा 9 फैक्टोरियल। तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 2/10, यानी 1/5 आपकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर आ जाएगी। तो बहुत आसान है। देखिए, प्रोबेबिलिटी को पढ़ने के लिए मैं आपको बता दूं, जो भी लोग जुड़े हैं या जो लोग भी रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे उनको मैं आपको साफ साफ क्लियरली बता दूं कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी पढ़नी है और प्रोबेबिलिटी को अच्छे से समझना है तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन को जरूर पढ़ें। बिना परमुटेशन कॉम्बिनेशन के ये होगा नहीं। क्लियर है? इसको पढ़ने के लिए आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन को अच्छे से समझना होगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन को आपको पढ़ना होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे इन्होंने कहा बिटवीन द नंबर 1 to 30 a sequence of 5 number have to format find the probability that middle term is 20। यानी हमें 5 नंबर का सिलेक्शन करना है, लेकिन वो 5 नंबर इस तरीके से हो कि जो मिडिल टर्म है वो आपका कितना रहे? 20 रहे। देखिए 1 से 30 तक के नंबर है, 1
2 3 4, इसी तरीके से यहाँ 20 आ जाएगा, 21 और इसी तरीके से 30। ये है हमारे पास, यानी हमारे पास कुल मिलाकर 30 नंबर हैं। उन 30 नंबर में से 5 नंबर का सिलेक्शन करना है और उन 5 नंबर में से हम इस तरीके से सिलेक्शन करें। तो हम इसकी बात कर रहे थे, इनका बिटवीन द नंबर 1 to 30 एज अ सीक्वेंस ऑफ 5 नंबर, यानी 5 नंबर का हमें चयन करना है जिसमें से बीच का नंबर हमें 20 लेना है। तो देखिए इसका जो अगर हम सैंपल स्पेस निकालने के लिए कहेंगे तो सैंपल स्पेस तो बहुत आसान है भाई, 30 में से 5 का सिलेक्शन करना है। लेकिन बात यहां पर फंसती है फेवरेबल स्पेस में। देखिए फेवरेबल स्पेस में जब हमें बीच का जो संख्या है वो 20 लेनी है तो ये फिक्स हमें करना पड़ेगा। तो अब हमारे पास यहां से 2 नंबर का चयन करना पड़ेगा, यहां से 2 नंबर का, यानी 2 नंबर छोटे लेने पड़ेंगे 20 से और 2 नंबर आपसे 20 से बड़े लेने पड़ेंगे, तभी तो बीच की संख्या 20 आएगी। तो बीच की संख्या 20 जब आएगी जब 2 नंबर छोटे और 2 नंबर बड़े। तो ये जो 19 नंबर बचे, इन 19 में से 2 का सिलेक्शन करो। एक ये हो ही गया 20 वाला, और बाकी जो 10 बचे, यहां से यहां तक की 10 संख्याएं बची ना ये, तो इन 10 संख्या में से 2 ले लो, तो ये आपका फेवरेबल स्पेस बनेगा। क्लियर हो गई बात? बात ये है कि आपको मिडिल टर्म, बात आप समझिए, यहां पर आपको क्या करना है, मिडिल टर्म, मिडिल टर्म को आपको क्या लेना है, मिडिल टर्म 20 लेनी है तो 20 को आप फिक्स कर लो। तो 2 पहले के ले लो और 2 बाद के ले लो। तो 19 संख्याएं जो बची 1 से लेकर 19 तक, उनमें से 2 का चयन कर लिया हमने, और बाकी जो आगे की 10 बची उनमें से 2 का चयन कर लिया, और एक वो संख्या 20 वाली उसे फिक्स कर लिया। तो इस तरीके से हम इसका फेवरेबल स्पेस निकालेंगे। अब इसका जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी वही आपकी फेवरेबल स्पेस अपॉन सैंपल स्पेस। तो फेवरेबल स्पेस इसका कितना हो जाएगा, 19C2 इंटू 1C1 इंटू 10C2 अपॉन ये कितना हो जाएगा 30C5। ये आपका आंसर। इसे सोल्व करना चाहे सोल्व कर ले, ऐसे ही छोड़ना चाहे ऐसे ही छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इन्होंने कहा द नंबर ऑफ 4 डिजिट फॉर्मेट बाय द 2 3 4 5 6 देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ सिलेक्शन इज इवन नंबर। यानी हमें इवन नंबर बनाना, पहले तो हमें टोटल नंबर बनाने हैं, फिर हमें इवन नंबर कितने होंगे उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देखिए टोटल नंबर क्या है, कितने डिजिट की बनाना है, 4 डिजिट का। देखिए 4 डिजिट का बनाना है तो ABCD हो गया, सैंपल स्पेस की बात कर रहे हैं। तो अब आपके लिए कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5, 5 यहाँ, 4 यहाँ, 3 यहाँ और 2 यहाँ, है ना। तो इस तरीके से अब इसमें रिपीटेशन के बारे में कहा नहीं है तो रिपीटेशन करेंगे भी नहीं। अब हमने ये नंबर बना लिए, ये कितने नंबर हो गए, ये हो गया 5 चौक 20 60 120 आपका ये। अब आपको फेवरेबल स्पेस बनाना है। फेवरेबल स्पेस कैसे बनेगा, इवन नंबर बनाना है ना। तो इवन नंबर के लिए हम क्या काम करेंगे, इवन नंबर के लिए जो इवन डिजिट है उन्हें फिक्स कर लेंगे, 2 4 और 6, यानी यहाँ 3 तरीके से इसको फिक्स कर लेंगे, है ना। हमें क्या बनाना है, इवन बनाना है। तो इवन तो जब बनेगा जब लास्ट की डिजिट 2 से डिवाइड होगी, वही नंबर तो इवन बनते हैं। तो उस नंबर को इवन बनाने के लिए हमने क्या करा, 2 4 6 को वहां पर फिक्स कर लिया। नंबर तो एक ही लिया होगा, बाकी कितने बचे, 1 2 3 4, 4 तरीके से यहाँ, 3 तरीके से यहाँ, 2 तरीके से यहाँ। तो ये कितना बन गया, ये आपका बन गया 4 तिया 12, 12 दूनी 24 और 24 तिया आपके कितने हो गए, 3 चौक 12, यानी आपका कितना 72। हाँ तो देखो 12 छंग 72, हाँ ठीक है। तो आपका जो बन गया वो आपका प्रोबेबिलिटी जब आप निकालेंगे तो वो हो जाएगा फेवरेबल स्पेस अपॉन सैंपल स्पेस, हो जाएगा 72 अपॉन 102। बस इसको कट कर ले, कट करके जो लास्ट में आ जाएगा, कितने से कट कर सकते हैं, 12 से, 12 छंग 72, 12 से इसको 10 बार, 2 से कर लें 3 और 2 से 5, यानी 3/5 आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। क्लियर, कितनी आ जाएगी, 3/5। तो आपको क्या करना है, फेवरेबल स्पेस निकालना और सैंपल स्पेस, दो ही तरीके होते हैं निकालने के, तो दोनों तरीकों को हम लोग इसमें यूज कर लेंगे, फेवरेबल स्पेस को भी और इसको भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन होगा 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स आर सिटिंग इन अ रो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज नो बॉयज बिटवीन एनी 2 गर्ल्स। यानी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि कोई भी लड़का का, नो बॉयज बिटवीन, 2 लड़कियों के बीच में ना बैठे, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी। देखिए सबसे पहले तो सिंपल है, सैंपल स्पेस तो आपका, देखिए बॉयज कितने हैं, बॉयज है आपके पास 5, गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स हैं आपके पास 3।
टोटल कितने हो गए? टोटल आपके पास हो गए 8। तो जो सैंपल स्पेस हो गया वो सैंपल स्पेस तो आपका 8 फैक्टोरियल हो गया है ना। अब जब हम फेवरेबल स्पेस में चलते हैं, देखिए 8 पैलेस हैं, इसको आप समझो इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा। 8 स्थान है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 स्थान है तो 8 स्थान में हमें किस तरीके से इनको बैठाना है, इस बात को आप समझो। देखो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भाई बॉयज जो है ना वो गर्ल्स के बीच में ना आए, है ना। देयर इज नो बॉयज बिटवीन एनी टू गर्ल्स, गर्ल के बीच में ना आए। तो गर्ल्स के बीच में ना आएगा, इसका क्या तरीका है? इसका तरीका आपके लिए क्या है, देखिए या तो आप 5 बॉयज को यहां बैठा दो, 1 2 3 4 5, और गर्ल्स को ऐसे बैठा दो, है ना। तो अब आपके लिए जो तरीके बन गए वो उस तरीके को आप समझो कि जब आप बॉयज को बैठाओगे तो या तो फिर या गर्ल्स को इधर बैठा दो, आप गर्ल्स को इधर बैठा दो और बॉयज को यहां बैठा दो, ठीक है। तो ये भी इस तरीके से ही काम करेगा कि ये पूरा एक नंबर बन जाएगा, यानी गर्ल्स का जो है ना वो एक पूरा नंबर बन जाएगा। गर्ल्स का पूरा नंबर क्या भाई, ये 5 तो ये हैं, अब 5 ये हैं, ये अपने में एक यूनिट बन जाएगी। ये क्या बन जाएगी? एक यूनिट। क्यों बन जाएगी एक यूनिट? या तो इसको आगे ले आएंगे या पीछे, मतलब एक साथ उठाएंगे। तो एक साथ उठाएंगे क्योंकि बीच में तो आना नहीं है, तो जब एक साथ उठाएंगे तो या तो आगे रखेंगे या पीछे रखेंगे। ये जब आगे रखेंगे या पीछे रखेंगे तो वो 6 तरीके बन जाएंगे वहां भाई, 6 संख्या तो बन जाएंगी। बात को आप नहीं समझे। बात क्या है कि ये 3 संख्याएं जो 3 गर्ल्स हैं वो एक संख्या बन जाएगी। या तो एक तरीके से आप आगे ले जाओगे या एक तरीके से आप पीछे, और ये तीनों गर्ल्स भी आपस में चेंज करेंगी तो 3 फैक्टोरियल ये होगी। भाई ये तीनों गर्ल्स भी तो ऐसे हो सकती है, ये यहाँ बैठ गई, ये यहाँ बैठ गई, ये यहाँ बैठ गई, तो ये गर्ल्स भी आपस में चेंज करेंगी तो 3 फैक्टोरियल से ये गर्ल्स चेंज करेंगी, ठीक है। तो ये तीनों गर्ल्स एक यूनिट बन जाएंगी। एक यूनिट बन के या तो वो आगे जाएंगी या वो पीछे आएंगी। तो 5 तो बॉयज हैं और एक यूनिट वो, तो 6 यूनिट हो जाएंगी। और 3 फैक्टोरियल तरीके से क्या होगा, 3 फैक्टोरियल तरीके से ये आपस में चेंज करेंगी गर्ल्स। तो ये हो जाएगा। तो ये आपका एफ एस हो गया। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी आ गई वो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, वो हो गई एफ एस अपॉन एस एस। तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल गुणा 3 फैक्टोरियल बटे 8 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, ऐसे ही छोड़ो इसको, आप 6 लिख सकते हैं, उसको क्या लिखोगे 8 7 और 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, 2 से काटो, 2 3 6 2 4 8, यानी 3 बटे 28। ये आपकी क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी आ गई 3 बटे 28। तो इस तरीके से आपको करना है। मैंने अभी अब आपसे बताया एक बात कि प्रोबेबिलिटी को अगर अच्छे से करना है तो प्रोबेबिलिटी को अच्छे से करने के लिए आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को बहुत अच्छे से समझना होगा, क्योंकि उसके बिना ये नहीं हो पाएगी। उसे करोगे तब जाकर ये चीजें समझ में आएंगी। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो अगला क्वेश्चन क्या है, इन्होंने कहा फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स इन सेलेक्टेड एंड रैंडम वन कार्ड। एक कार्ड को सिलेक्ट करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज आइदर एस और किंग। अब देखिए या तो वो पत्ता क्या हो, एस हो या किंग हो। अब देखिए एक बात यहां पर समझिए, एस और किंग में, एस और किंग में कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं। देखिए भाई सिंपली अगर आप एस एस की बात करेंगे, सैंपल स्पेस की, तो वो तो 52 पत्तों में से एक पत्ता निकालना है। आपको क्या करना है, 52 पत्तों में से एक पत्ता निकालना, बहुत ही सिंपल है ये तो। क्लियर है कि नहीं। अब दूसरी बात ये है कि जब आपको 52 पत्तों में से एक पत्ता निकालना है तो वो तो आ गया। अब जैसे पहला केस है, पहला केस इन्होंने कहा आइदर एस और किंग। अब इन दोनों में आप कॉमन देखो, एस और किंग में कुछ भी कॉमन नहीं होता, और जितने भी पत्ते होते हैं उन सब में कितने एस होते हैं, 4 एस होते हैं और 4 ही किंग होते हैं। तो आइदर और की कंडीशन है, आइदर और की कंडीशन में हम लगाते हैं पी एस और किंग। तो या तो पी ए ये निकालेंगे और आपका क्या आ जाएगा, प्लस पी के ये आ जाएगा। अब इसमें इंटरसेक्शन नहीं लेंगे, इंटरसेक्शन 5 हो जाएगा, क्योंकि ये कैसी हैं, ये आपके लिए कैसी घटनाएं हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वो इवेंट होते हैं जिनका आपस में कोई भी संबंध नहीं होता, यानी कोई रिलेशन, एक चीज का इफेक्ट दूसरी चीज पर नहीं पड़ता, वहां पर ये लगाते हैं। तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये आपके लिए हो जाएगा पी ए।
पी ए आपके पास हो गया 4C1 भाई, 4 ही तो पत्ते हैं एक के, 4 में से एक का चयन बटे 50C1 प्लस ऐसे 4 ही आपके पास किंग है, 4 में से एक का चयन, और ये तो ये कितना हो जाएगा 4/52 प्लस 4/52, 2 से काट लो, 2 ये बार कट जाएगा, 26 बार ये कट जाएगा, है ना। 4 से 13 चौका 52, 13 बार ही काट लो इसको, है ना, 13 बार ही इसको, तो 1/13 प्लस 1/13, तो ये कितना हो जाएगा 2/13 आपका आंसर आ जाएगा। अब जब सेकंड वाले की बात करते हैं तो सेकंड वाले में आइदर इज स्पैड और एस। अब स्पैड मतलब हुकुम का पत्ता, लेकिन वो इक्का भी तो हुकुम का हो सकता है भाई। एक तो इन्होंने कहा हुकुम का पत्ता निकालिए, आप हुकुम का पत्ता निकालिए और एक इक्का निकालिए, तो जो वो पत्ता हुकुम का है वो इक्का भी तो हो सकता है। तो इसमें ये साइमन आपके लिए कैसी घटनाएं होगी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव घटनाएं नहीं हुई, इसमें कुछ कॉमन है भाई। वो जो इक्का हम निकालेंगे, जो एस निकालेंगे, वो स्पैड का भी तो हो सकता है, यानी वो हुकुम का इक्का भी तो हो सकता है। जब वो हुकुम का इक्का हो सकता है तो हम वही चीज इसमें लगाएंगे। जब हम देखेंगे आइदर इज स्पैड और एस की बात हम करेंगे, तो यहां पर आइदर और की कंडीशन क्या क्या है, एक तो स्पैड है और एस है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पी एस प्लस पी ए माइनस पी एस इंटरसेक्शन है। अब देखो टोटल स्पैड के पत्ते कितने होते, 13, तो 13 में से एक निकालेंगे, 13C1 बटे कितने 52C1 प्लस एस कितने होते हैं 4, 4 में से एक निकालेंगे बटे 52C1। लेकिन जो वो पत्ता स्पैड का है वो इक्का भी हो सकता है, तो एक ही तो हो सकता है स्पैड का इक्का, तो इसलिए 1C1 बटे, और टोटल पत्ते कितने हैं आपके लिए 52C1, तो वो जो कॉमन है उसे घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 13/52 प्लस 4/52 और माइनस के 1/52। अब इसमें से 52 आप एलसीएम ले लो, आपका कितना जाएगा 13 प्लस 4 माइनस 1, तो 13 4 17 16, 16 बटे आपका कितना आ जाएगा 52, 16/52 हो जाएगा। अब इसको कट कर लो, कट कितने से कर सकते हैं, 4 से कट लो, 4 13 4/13, ये तो जो कॉमन होगा उस कॉमन को घटाना पड़ता है इसमें। लेकिन पिछले वाला क्वेश्चन जो हमने करा था, ये आइदर एस और किंग वाला, इसमें कुछ भी आपका कॉमन नहीं था, ठीक है। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, ये मैं थोड़े थोड़े क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टार्ट इन मींस कि आपको चीजें समझ में आने लगे। अभी हम मुख्य क्वेश्चनों पर नहीं पहुंचे, अभी हमें काफी सारी चीजें इसमें करनी है, काफी सारी चीजें आपको समझनी है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आप थोड़ा सा समझ सकें कि हम किस तरीके से इसको पढ़ेंगे, क्योंकि इसको जो समझना है वो थोड़ा सा कठिन है और चैप्टरों के मुकाबले। होता क्या है, इस चैप्टर में दिक्कत ये आती है कि हर बार कंडीशन बदलती है, हर बार कंडीशन एक जैसी नहीं रहती। ये आपने कई बार देखा होगा और कई बार आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ी भी होगी, प्रायिकता। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन बिल्कुल समझ में ही नहीं आता कि क्वेश्चन स्टार्ट कहां से करना है और क्या समझ। तो इन चीजों में कुछ चीजें देखिए, क्या होता है, 5 जैसे 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं, तो 3-4 में से 2 तो सिंपल ही आते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन तो सिंपल आएंगे, एक क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो उसको हम कर लेंगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, आप कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। आगे हम पढ़ते हैं, आगे जैसे आगे है कंपाउंड इवेंट क्या होता है। तो कंपाउंड इवेंट होता है इफ ई एंड एफ आर टू सैंपल simple event, the simultaneously occur of E and F is called a compound event। यानी जब घटनाएं एक साथ होती हैं, साइमल्टेनियसली होती हैं, तो वो घटनाएं क्या कहलाती हैं, आपकी कंपाउंड इवेंट कहलाती हैं, और इसे ई एफ से दर्शाते हैं। जब दो घटनाएं एक साथ घटित होती हैं तो सिंपल इवेंट है, और साइमल्टेनियसली ओक्योर मतलब एक साथ घटित होंगी, तो वो एक साथ घटित होने की जो घटना है उसको हम कंपाउंड इवेंट कहलाते हैं। दूसरी बात, आगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो होती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है वो ये है कि एक का दूसरे पर इफेक्ट होगा, यानी पहले ही एक घटना घटित हो चुकी होगी। जब एक घटना पहले ही घटित हो चुकी होगी तो दूसरी घटना के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द हैपनिंग ऑफ द इवेंट एफ व्हेन इट इज नोन दैट ई हैज ऑलरेडी हैपेंड, यानी हैपनिंग ऑफ इवेंट ई एफ होगा जबकि ई जो है वो ऑलरेडी क्या हो जाएगी, घटित हो जाएगी। देन इट कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज डिनोटेड बाय पी ई एफ अपॉन ई।
पी एफ अपॉन ई का मतलब ये है, देखिए ये जो पी एफ अपॉन ई का मतलब क्या है, तो भाई एफ अपॉन ई का मतलब ये है कि अब एफ की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है जबकि ई घटना पहले ही घटित हो चुकी है, और ई घटना का इफेक्ट किस पर पड़ेगा, एफ घटना पर पड़ेगा। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको समझ में आ गई होगी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में यही होता है कि एक घटना पहले ही घटित हो चुकी होती है और दूसरी घटना की जब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो दूसरी घटना का जो पहली घटना घटित हुई है उसका इफेक्ट दूसरी घटना पर पड़ता है। ये बात क्लियर हो गई। इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है ये पीई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी। इसी तरीके से पीई अपॉन एफ का मतलब एफ पहले ही हो चुकी है तो वो ये आ जाता है। यहां तक कोई दिक्कत है, ये समझ में आ गया कि नहीं आपको, ये बताइए। इसको ना ई एफ भी हम कह सकते हैं, इंटरसेक्शन ना लिखकर, यही इसका मतलब होता है कंपोनेंट इवेंट। ठीक है जी, दोनों घटनाएं एक साथ घटित साइमल्टेनियसली घटित होती हैं, लेकिन एक घटना पहले से ही घटित है तो उसका इफेक्ट दूसरी घटना पर पड़ता है। चलिए बताइए, ये बात आपको क्लियर होगी कि नहीं। तब इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझ में आ गई, इसका ये फॉर्मूला याद रखना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, एफ अपॉन ई। ठीक है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वही लगाते हैं जहां पर एक घटना पहले ही घटित हो चुकी होती है, उसका इफेक्ट दूसरी घटना पर पड़ता है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आता है। आगे हम बात करें, जैसे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ही है, इस क्वेश्चन को आप समझो। इन्होंने कहा सपोज अ बैग कंटेनिंग 3 बॉल। देखिए एक बैग है, इस बैग के अंदर क्या क्या है उसको लिख लीजिए। इन्होंने कहा 3 व्हाइट बॉल है, 3 व्हाइट बॉल है एंड रेड बॉल, 2 बॉल्स आर ड्रॉ। रेड बॉल कितनी है इसमें, 4 रेड होगी भाई, इसमें ये छूट गया है शायद, 4 रेड होगी, तो 4 रेड बॉल है। क्लियर, एक बैग है, उस बैग के अंदर 3 व्हाइट बॉल हैं और 4 कैसी हैं, 4 रेड बॉल हैं। ठीक, आगे का 2 बॉल्स आर ड्रॉ फ्रॉम द बैग, 2 बॉल निकालनी है, वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी एक के बाद दूसरी बॉल को निकालना है और कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं करना। पहला क्वेश्चन कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ड्रॉइंग अ रेड बॉल इज द इन द सेकंड, यानी 2 बॉल जो हमें निकालनी है तो दूसरे स्थान पर जो रहे वो कौन सी बॉल रहे, रेड बॉल रहे। ये हमसे कहा भाई हमारे पास टोटल बॉल कितनी है, इस बात को समझो। टोटल बॉल है हमारे पास 7। इन्होंने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल इन द सेकंड। भाई इसका मतलब तो ये है सेकंड स्थान पर जब रहेगी जब एक पहली व्हाइट बॉल पहले से ही निकल चुकी है, और पहले से ही निकल चुकी है तो सेकंड पर ही तो रेड है। तो अब आप टोटल बॉल जो रह गई आपके पास, पहले का क्वेश्चन, टोटल बॉल्स जो आ गई आपके पास, वो टोटल बॉल्स आपके पास 6 रह गई, क्योंकि सेकंड स्थान का हमसे पूछा है ना, फर्स्ट स्थान तो उसने पहले ही निकाल दिया। बात समझ में आ गई, हमसे क्या कहा, उसने कहा ड्रॉइंग अ रेड बॉल ऑफ द सेकंड, सेकंड स्थान पर रेड बॉल आनी चाहिए, तो सेकंड स्थान पर रेड बॉल आएगी, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब व्हाइट बॉल पहले से निकली हुई है, तो जब व्हाइट बॉल पहले से निकली हुई है तो बॉल कितनी रह गई, 6 थी, कितनी बॉल, 7। क्लियर हो गई बात। तो अब आपका जो एस एस इसमें बन गया, वो एस एस बन गया 6C1, और जो आपका एफ एस बन गया, रेड निकालनी है वो 4C1, क्योंकि 4 ही तो रेड है। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी आ गई पहले क्वेश्चन की, वो पहले क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी आ गई 4C1 अपॉन 6C1, यानी 4/6, यानी 2/3, यानी 2 आपका 3, ये 2/3 इसका आंसर आ गया। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ये आपको क्लियर हो गया नहीं हो गया। आगे दूसरे क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। दूसरा क्वेश्चन का फर्स्ट बॉल रेड और व्हाइट,
रेड या व्हाइट के बारे में बात कर रहे हैं, आइदर और है इसमें, ये है कंडीशन, ठीक है, और वाली कंडीशन होगी भाई इसमें, और या तो वो व्हाइट बॉल हो या फिर वो रेड बॉल हो, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ड्रॉइंग अ रेड बॉल इन द सेकेंड, ये तो हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट बॉल रेड और व्हाइट, ठीक है, ये कंडीशन पूछी गई, फर्स्ट बॉल रेड और व्हाइट। तो देखिए रेड और व्हाइट पहली बॉल हो सकती है, तो पहली बॉल माना रेड हो 4c1 बटे 6c1 इनटू, दूसरी बॉल व्हाइट हो, दो बॉल निकालनी है ना, तो दूसरी बॉल, पहली बॉल या तो रेड हो तो रेड ले ली हमने, तो दूसरी व्हाइट हो सकती है 3c1, तो कितनी बची 5c1, 5 बची ना, अब तो वो सॉरी 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 7 थी, हम 6 लेकर चल रहे हैं। दूसरा है भाई हमने माना रेड बॉल निकाल ली 4c1, टोटल है 7 गुणा, अब दूसरी बॉल, फर्स्ट बॉल रेड निकाल ली तो दूसरी बॉल व्हाइट होगी, प्लस, या पहली व्हाइट निकाल ली दूसरी रेड होगी, ये है इसकी कंडीशन। बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, तो ये कंडीशन हम इसमें लगा देंगे, इसको सोल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 4/7 प्लस 3/6 प्लस 3/7 प्लस 4/6, बस इसको सोल्व कर लेंगे, तो 12/42, 12 दूनी 24, 24/42 हो गया, ठीक है। 6 से काटेंगे, 6 7 42, 4/7 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो ये है कंडीशन, कंडीशन अब इफेक्ट पड़ा ना पहली घटना का दूसरी पर, तो ये है इसमें, इस तरीके की प्रोबेबिलिटी चलती है। आगे चलते हैं, आगे इन्होंने कहा म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट कौन से होते हैं, तो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट, एन इवेंट ई इज सेड टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द इवेंट इफ ये जो है ना सेम हो जाए, यानी एक घटना का दूसरी घटना पर यहां पर कोई फर्क ना पड़े। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है, इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ई इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रोबेबिलिटी एफ। क्लियर हो गई बात? इसमें बहुत सिंपल सी बात है कि एक घटना का दूसरी घटना से जब इंडिपेंडेंट होती है तो पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर पीई डॉट पी एफ हो जाता है, ठीक है भाई, पीई डॉट पी एफ हो जाता है। तो बहुत सिंपल है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है, इस बात को आप समझ लो कि इंडिपेंडेंट इवेंट जब होते हैं तो पीई इंटरसेक्शन एफ जो होता है वो पीई डॉट पी एफ के बराबर वहां पर हो जाता है, ठीक, इंडिपेंडेंट है तो वो बराबर हो जाता है वो क्लियर। दूसरा एक इसमें है ओड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट, जब ओड्स इन फेवर की बात आती है तो पहला लेते हैं एक्स और बटे एक्स प्लस वाई, और अगर अगेंस्ट की बात आती है तो दूसरा लेते हैं बटे एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई दोनों में रहता है। ओड्स इन फेवर होता है तो पहला लेते हैं, ओड्स इन अगेंस्ट होता है तो दूसरा लेते हैं, बस इतनी बात आपको समझनी है, बाकी आपको कुछ भी इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। क्लियर? ओड्स इन फेवर होता है तो एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई लेते हैं, ओड्स इन अगेंस्ट होता है तो वाई यानी दूसरा वाला टर्म लेते हैं। तो दो चीजें हैं इसमें, दोनों चीजें आप समझ लो, ओड्स इन अगेंस्ट, ओड्स इन फेवर, दो चीजों को आप अच्छे से समझ लो। आगे चलते हैं, आगे इन्होंने कहा कि हैपनिंग एट लीस्ट वन इवेंट, कम से कम एक घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो देखिए ई एंड एफ विद इंडिपेंडेंट इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी P1 है, यानी ए की प्रोबेबिलिटी P1 है और एफ की प्रोबेबिलिटी P2 है, विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर हैपनिंग, देन द चांस दैट बोथ ई एंड एफ हैपनिंग, तो कम से कम हैपनिंग होने की कंडीशन P1 P2 हो गई, और डू नॉट हैपनिंग की कंडीशन जो हो जाएगी वो 1 माइनस P1। और डू नॉट के लिए भाई, डू नॉट के लिए क्या कंडीशन लगाते हैं, देखिए डू नॉट को हम बार से दर्शाते हैं तो हम 1 माइनस पी ए करते हैं, यही तो हम करते हैं। तो अगर घटित होने की घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी P1 है तो ना घटित होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1 माइनस P1, घटित होने की प्रोबेबिलिटी P2 है तो ना घटित होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस P2,
तो ये नाइदर की कंडीशन हो गई, नाइदर की कंडीशन को ये दर्शा दिया है। अब एट लीस्ट की कंडीशन, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 मानते हैं, तो टोटल प्रोबेबिलिटी में से नाइदर की प्रोबेबिलिटी को घटा दोगे तो एट लीस्ट की बच जाएगी, तो 1 माइनस P1, 1 माइनस कर देते हैं नाइदर वाली। नाइदर वाली क्या होती है? 1 माइनस P1, 1 माइनस P2, और उसमें उसे 1 में से घटा देंगे तो एटलीस्ट 1 वाली कंडीशन। इसका एक क्वेश्चन आता है एटलीस्ट का, बहुत सिंपल है, बस आपको ये फॉर्मूला लगा देना है, 1 में से घटा देना है नाइदर वाली कंडीशन को, 1 माइनस P1, 1 माइनस P2, इस तरीके से आपको उसको वहां से घटा देना है, और घटा के आप निकाल लोगे आराम से, कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं होगी किसी भी प्रकार की। आगे चलते हैं, आगे क्या है? आगे इन्होंने कहा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपने किसी सिक्के को 6 बार उछाला, उसमें 4 बार टेल्स आने की प्रायिकता क्या है? यानी जब घटनाएं हम बड़े स्केल पर करते हैं, उसमें से कुछ स्केल का हमें पूछा होता है, तब हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये इसका फॉर्मूला होता है एनसीआर, आर की पावर नहीं, पी की पावर होगा ये, क्यू की पावर, सॉरी, क्यू की पावर एन माइनस आर होगा, क्यू की पावर एन माइनस आर होगा वहां पर, और पी की पावर आर होगा। क्यू पी एक ट्रायल के घटित होने की घटना है, जहां पर पी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन वन ट्रायल, और क्यू क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सक्सेस इन वन ट्रायल। यानी फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है पी आर बराबर एन सी आर, क्यू की पावर एन माइनस आर और पी की पावर आर। एन क्या है? टोटल जितनी बार आपने कोई भी कार्य किया, यानी जितनी बार भी कोई ट्रायल किया, इवेंट किया। आर क्या? उनमें से कुछ, जैसे मैंने बताया 6 बार आपने सिक्के को उछाला, तो 6 एन की वैल्यू हो गई, जिसमें से 4 बार आपको क्या चाहिए था? 4 बार आपको चाहिए था टेल्स, तो वो आर का मान 4 हो गया। फिर उसके बाद एक ट्रायल में टेल आने की घटना की प्रायिकता क्या है? 1/2, और टेल ना आने की प्रायिकता भी 1/2, एक घटना की। तो पी का मान है एक घटना की प्रोबेबिलिटी, घटित होने की प्रोबेबिलिटी, और क्यू है एक घटना के ना घटित होने की, वन ट्रायल। ठीक है, यहां पर एक ट्रायल है, ठीक। और मीन ऑफ द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एनपी होता है, और वेरिएंस ऑफ द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वो एनपीक्यू होता है। ये ध्यान रखना, मीन डिस्ट्रीब्यूशन आपका एनपी होता है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये चीजें आप ध्यान होनी चाहिए। मीन जो होता है वो एनपी, एनपी का मतलब है टोटल ट्रायल्स, और क्यू का मतलब, पी का मतलब है एक घटना के एक बार की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, एक ट्रायल की। इसके बाद ऐसे ही जो आपका वेरिएंस ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एनपीक्यू होता है, और रो स्क्वायर को हम वेरिएंस कहते हैं, वेरिएंस को हम रो स्क्वायर से दर्शाते हैं, तो वेरिएंस रो स्क्वायर होता है। वेरिएंस बराबर होता है एनपीक्यू, और वेरिएंस बराबर होता है मीन गुणा क्यू। मीन की जब हम क्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका क्या निकल जाता है? आपका वेरिएंस निकल जाता है। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए जैसे एक क्वेश्चन है, इन्होंने कहा अ मैन द मीन एंड वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स हैविंग अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मीन जो दे रखा है वो मीन आपको दे रखा है 4, ठीक है, और वेरिएंस कितना दे रखा है? वेरिएंस आपको दे रखा है, वेरिएंस आपको दे रखा है 2। तो P1 निकालना है, एक बार की घटना। देखिए मीन होता है एनपी, एनपी का मान 4, और ये होता है एनपीक्यू, एनपी का मान 2। तो यहां से एनपी का मान 4 रख दो, क्यू का मान निकल जाएगा, ठीक। तो क्यू कितना आ गया? 2/4, यानी 1/2 आ गया। और क्यू जब आ गया तो पी क्या होता है? पी बराबर 1 माइनस क्यू, वो भी 1 माइनस 1/2, यानी कि 1/2 आ गया। अब वो यहां रख दो, तो यहां रख देंगे तो एन इंटू आपका कितना आ जाएगा? एन इंटू 1/2 बराबर 4, तो एन का मान 8 आ गया। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? एन बराबर 8 आ गया, पी बराबर 1/2 आ गया, और क्यू बराबर भी 1/2 आ गया। तो हमें P1 निकालना है, P1 मतलब R का मान 1। पी आर होता है ना फॉर्मूला, पी आर का फॉर्मूला क्या होता है? एनसीआर, क्यू की पावर एन माइनस आर और पी की पावर आर। ये फॉर्मूला अभी अभी हमने पढ़ा था। तो अब आप क्या करेंगे? P1 निकालना है आपको, तो R की जगह 1, NC1, Q की पावर n माइनस 1 और P की पावर 1। अब मान रख दो, n का मान कितना है? n का मान हमने निकाला 8 है, 8C1। Q का मान 1/2 है, 1/2, 8 माइनस 1 7 हो गया, तो ये 8 रखेंगे ना, और 1/2 की पावर 1,
तो ये कुल मिला के जो हो गया 8c1 का मान 8 हो गया, 8 गुणा 1/2 की पावर 8 ही हो, तो 1/2 की पावर 8 जब ये हो गया आपके लिए, तो 2/8, 2 की पावर 8 का मतलब क्या हो गया, 8/2 की पावर 8 हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 दूनी आपके लिए कितना हो जाएगा, 64 दूनी आपका आ जाएगा 128, और 128 दूनी 256, यानी ये आपका आ गया। अब इससे कट कर लो, कट करोगे तो कितनी बार जाएगा, 32 बार, है ना, 32 बार, तो आपका 1/32 आपका आंसर आ गया। तो आपने क्या करा, आपको सिंपल क्या दिया था, सिंपल मीन दिया था, वेरिएंस दिया था, मीन और वेरिएंस आपने क्यू निकाल लिया, क्यू से पी निकाल लिया, पी से आपका एन निकल गया, और आर आपको दिया था 1। तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला लगाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में ये पूछ लिया ही जाता है, लगभग हर साल एक क्वेश्चन इस टाइप का हमसे पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान रखेंगे, कोई दिक्कत आपको होगी नहीं इसमें। आप आगे चलते हैं। आगे हमसे कहा कि 5 हॉर्स आर इन अ रेस, मिस्टर ए सेलेक्टेड 2 ऑफ द horses at random and bets of them the probability that Mr. A selected the winning horse। देखिए इस क्वेश्चन में हम उल्टा काम करते हैं। इन्होंने कहा कि 5 घोड़े रेस में दौड़ रहे हैं, 5 घोड़ों में से 2 घोड़ों पर उनने बैट लगाई, बैट मतलब शर्त लगाई, और उसके चांस क्या है जीतने के ये हमें बताना है, ठीक है, चांस क्या है जीतने के वो हमें बताना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या काम करते हैं दोस्तों, ध्यान ये रखना है कि जब भी कोई जो समाज चाहता है, समाज जिन चीजों को उल्टा समझता है, समाज जिन चीजों को गलत समझा जाता है, उसमें हम उल्टा काम करते हैं। इसने अगर कहा कि उसके जीतने के चांसेस कितने हैं, तो हम हारने के चांसेस निकालेंगे। देखिए जीतेगा तो 5 घोड़े हैं ना हमारे पास, 5 में से कोई एक जीतेगा, 5 में से कोई एक जीतेगा, तो हारेंगे कितने, 4। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, क्वेश्चन क्या है, 5 घोड़े रेस में दौड़ रहे थे, कोई ए नाम का व्यक्ति था, उसने 2 घोड़ों पर शर्त लगाई, तो उस ए नाम के व्यक्ति के जीतने के चांसेस कितने हैं, प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये क्वेश्चन है उसका। ऐसे क्वेश्चन जो समाज की नजरों में गलत मानी जाते हैं, ऐसे काम, उन कामों के लिए हम उल्टा काम करते हैं। उसने कहा उसके जीतने के चांसेस कितने हैं, तो हम निकालेंगे उसके हारने के चांसेस कितने हैं, तो उसके हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो हम पीए निकालेंगे, पीए बार। देखिए भाई जीतेगा तो कोई एक, 4 हारेंगे, तो माना उसने पहले 4 का में से 1 का सिलेक्शन किया, 5 में से टोटल, अब दूसरा हारेगा, 2 है ना उसके घोड़े, तो 3C1, ठीक है भाई, एक तो हार गया ना, तो अब 3 ही बचे हारने वाले, और टोटल कितने बने, 4C1। तो यहां बचा 4/5 गुणा 3/4, ये कट गया, तो 3/5। उसके हारने के चांसेस कितने हैं, उसके हारने के चांसेस हैं 3/5, ये उसके हारने के चांसेस हैं। तो उसके जीतने के चांसेस कितने होंगे, उसके जीतने के चांसेस निकालने के लिए हम पीए निकालेंगे, पीए करेंगे 1 - 3/5, तो वो 2/5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। जहां पर भी समाज के रूप में, सामाजिक रूप से गलत काम माने जाते हैं, उन काम को करना होगा, जुआ खेलना होगा, बैट लगाना होगा, यहां पर जितने भी ऐसे काम आएंगे, हमें वहां पर उल्टा काम करना है। उल्टा काम इन सेंस, हमें वहां पर क्या करना है, हमें वहां पर क्या, मतलब उसने कहा जीतने की बताइए प्रोबेबिलिटी, तो हम हारने की निकालेंगे और 1 में से घटा देंगे, तो उसके जीतने की निकल जाएगी। अब देखिए इस यहां पर क्या था भाई, 5 घोड़े थे, एक ही जीतेगा, 4 हारेंगे, तो माना उसने 4 में से 1 का चयन कर लिया। अब एक तो चयन हो गया ना,
तो अब उसके पास 3 में से 1 का चयन करेगा, टोटल कितने हैं 4। इसके बाद तो उसके हारने की प्रोबेबिलिटी ये आ गई 3/5। तो उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 में से घटा दो। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है। इन्होंने कहा अ कॉइन इज टोस्ड, यानी एक कॉइन को उछाला गया 10 बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 हेड, 6 हेड आने की प्रायिकता। तो देखिए 10 एन बराबर तो 10 हो गया, आर बराबर 6 हो गया। एक बार की हेड आने की प्रायिकता 1/2 होती है और हेड ना आने की प्रायिकता 1/2 होती है। तो अब हमें यहाँ पर P6 निकालना है। तो P6 हो गया 10C6, Q का मान 1/2, 1/2 की पावर 10 - 6, 1/2 की पावर 6। इसको 10C6 को सोल्व कर लो, 10 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 1/2 की पावर, ये 6 10 ही आ जाएगी, है ना। तो ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 और 6 फैक्टोरियल ये है, 6 फैक्टोरियल ये है, और 24 4 फैक्टोरियल कितना आ जाएगा, 4 गुणा 3 गुणा 2, और ये तो 1/2 की पावर 10 है। 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, 4 दूनी 8 से 4 दूनी 8 और 3 दिया 9, ये कट गया। तो ये कितना आ गया कुल मिला के, 10 दिया 30, 210 आ गया, बटे 2 की पावर 10 का मतलब हो गया 512, है ना। 2 की पावर 10 का मतलब कितना हो गया, 512 नहीं 1024, 1024 तो हो गया 210 बटे 1024, 2 से काट दो 105 और 512, यानी 105 बटे 512 आपका आंसर आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन आ जाएगा। तो यहां पर बाइनोमियल लगाते हैं जहां पर इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हम क्या लगाएंगे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेंगे, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी का काम यहां पर हमें करना है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन का कॉइन इज टोस्टेड, ये तो यही क्वेश्चन सेम रिपीट हो गया, कोई नहीं, इसको खत्म करते हैं। अगला है, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। इन्होंने कहा आई स्पीक ट्रूथ, एक व्यक्ति है जो सच बोलता है 75% केस में, और बी जो है वो सच बोलता है 80% केस में। द प्रोबेबिलिटी दैट दे कंट्राडक्ट ईच अदर। देखिए कंट्राडक्ट ईच अदर का मतलब है कि एक दूसरे का विरोधाभास है। एक दूसरे का विरोधाभास का मतलब यह है कि कोई एक सच बोल रहा है तो कोई एक झूठ बोल रहा है। क्लियर। तो देखिए कंट्राडक्ट, भाई माना ए सच बोल रहा है तो बी झूठ बोल रहा होगा, माना बी झूठ बोल रहा है तो ए सच बोल रहा होगा, है ना। माना बी झूठ बोल रहा है तो ए सच बोल रहा होगा, ए सच बोल रहा है तो बी झूठ बोल रहा होगा, यही तो होगा भाई, यही चीजें तो होंगी। बना ए सच बोल रहा है तो बी झूठ बोल रहा है, और ए झूठ बोल रहा है तो बी सच बोल रहा है। अब इसके ए के सच बोलने की प्रायिकता कितनी है, वो है 75%, 75/100। बी के झूठ बोलने की 1 - 80/100, भाई 80 तो उसके सच बोलने की है ना, तो 1 में से घटा देंगे, 1 में से घटा देंगे तो वो आपकी झूठ बोलने की निकल आएगी। फिर इसके बाद क्या है, प्रोबेबिलिटी ए बार यानी ए के झूठ बोलने की, तो 1 - 75/100, तो आपका ये कितना हो गया, ये 80/100 सच बोलने की। तो ये कितना आ गया, 75 से 25 से काटेंगे, 25 या 75, 25 चौका 100, 3/4 तो ये आ गया, और ये बचा 20, 20/100 का मतलब 1/5, 20/100 का मतलब 1/5, और ये कितना हो गया 25, 25/100 यानी 1/4, और ये कितना हो गया, ये कट गया, 2 से इसे काटोगे 4 बार, 2 से 5, 4/5, तो ये कुल मिलाकर आ गया 3/20 प्लस 4/20, तो आ गया 7/20, यानी आपका जो आंसर आ गया वो ए ऑप्शन आ गया 7/20। क्लियर है, बताइए कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। कंट्राडक्ट है, बहुत सिंपल है भाई, एक सच बोलेगा तो दूसरा झूठ बोलेगा। कंट्राडक्ट विरोधाभास तो जब ही होगा ना, कि माना कोई एक सच बोल रहा है एक झूठ बोल रहा है, तब ना विरोधाभास होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमसे पूछा गया, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है जिसमें कहा नॉन लीप ईयर। देखिए नॉन लीप ईयर के लिए 53 संडे की प्रायिकता 1/, नॉन लीप ईयर के लिए, नॉन लीप ईयर के लिए जो होती है वो 1/7,
और लीप ईयर के लिए जो होती है, क्योंकि लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाता है तो 2/7, तो ये ध्यान रखनी है। अब इन्होंने कहा नॉन लीप ईयर प्रोबेबिलिटी गेटिंग 53 संडे और 53 ट्यूसडे और 53 थर्सडे। तो देखिए 53 संडे का भी 1/7 प्लस 53 ट्यूसडे का भी 1/7 प्लस 53 थर्सडे का भी 1/7, यानी कितना आ गया 3/7। क्लियर? तो सिंपल है, बस ये बात का आपको ध्यान रखना है कि लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है। लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर है तो 1/7 और लीप ईयर है तो 2/7। जैसे अगला क्वेश्चन है इसी का, अगले क्वेश्चन में कहा था प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर, इसमें आप लीप ईयर लेना है, सेलेक्टेड एट रैंडम कंटेनिंग 53 संडे और 53 मंडे। तो 53 संडे का 2/7 प्लस 53 मंडे का 2/7, यानी कुल मिलाकर 4/7। क्योंकि यहां पर क्या है, लीप ईयर है, तो दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है कि वहां पर लीप ईयर दे रखा है या नॉन लीप ईयर दे रखा है। अगर लीप ईयर दे रखा है तो ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने कहा कि द प्रोबेबिलिटी फॉर अ रैंडम चूज मंथ एट हैविंग 10th डे इज संडे। देखिए 10th डे इन संडे का मतलब भाई वीक में एक ही तो संडे होगा, चाहे वो 10th वाला हो चाहे 20 वाला हो, इस बात से मतलब थोड़ी है, संडे तो वीक में एक होगा। तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/7। बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, बस घुमाया गया है। भाई वीक में एक ही तो संडे होगा, चाहे वो 10th हो चाहे 11th हो चाहे 12th हो, इस बात से क्या मतलब है, भाई एक ही संडे तो होगा आपके एक वीक के अंदर। तो ऐसे क्वेश्चन कभी कभी हमें क्या दे देता है, घुमाने के लिए भी दे देता है। ऐसे क्वेश्चन को फिर हमें समझना पड़ता है कि लैंग्वेज वो घुमा देता है। अब उसने जैसे बहुत से घूम जाएंगे यार 10वां दिन जो है वो क्या होगा, संडे कैसे पता लगाएं। तो भैया एक वीक में एक ही संडे होता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम वीक के हिसाब से निकालते हैं, चाहे वो 10वां हो चाहे 20वां हो चाहे 21वां हो चाहे 22वां हो, इस बात से कोई भी मतलब इसमें नहीं होता। तो देखिए आज की क्लास में इतनी छोड़ रहा हूं। देखिए प्रोबेबिलिटी को पढ़ने के लिए जितना मैंने आपको समझाया है, ये सारी चीजें आपको समझ लेनी है। बात आप समझ रहे हो कि नहीं? अगर आप इन चीजों को नहीं पढ़ोगे घर पर तो फिर ये आपको समझ में नहीं आने वाली। तो ये आपको घर पर बैठकर इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, नहीं तो आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तब समझ में आएंगी, नहीं तो आप बार बार भूल जाओगे। कितनी भी बार प्रोबेबिलिटी को पढ़ लो फिर भूल जाओगे कि हाँ किसमें क्या लगा। मुझे बहुत बोलना पड़ता है प्रोबेबिलिटी का समझाने के लिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी एक समझाने वाला ही चैप्टर है, उसमें आपको ज्यादा देर करने में नहीं लगेगी, बस समझने में ज्यादा देर लगेगी। तो आज इतना ही हम छोड़ रहे हैं, कल की क्लास में फिर एक बार मिलते हैं आपसे नई क्लास के। तो ऐसे ही आप लोग जुड़े रहिए, मैं 12 बजे आपके लिए लाइव आता हूं और लाइव आने के बाद हम इसको करते हैं। तो मेरा कहना यह है कि आप सब लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारा जो चैनल है वो चैनल है ग्रेस एकेडमी के नाम से, यूट्यूब पर है। हमारा लिंक आपको इसमें मिल जाएगा और हम प्ले स्टोर पर भी मौजूद हैं, ग्रेस एकेडमी टीचिंग एग्जाम के नाम से। वहां पर जो हमसे ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, फाउंडेशन पढ़ना चाहते हैं या हमसे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो वो वहां पर जुड़ सकते हैं। हाँ ये क्लास डेली ही होती है, आजाद खान जी डेली होती है, शायद आपको पहली बार पता चला है, लेकिन ये क्लास डेली ही होती है लाइव 12 बजे। किसी किसी दिन ऑफ रहता है, वैसे डेली ही रहती है। तो आप सब लोग हमसे यूट्यूब पर जुड़ जाइए। साथ में अगर हमसे आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं, फाउंडेशन पढ़ना चाहते हैं या प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा ऐप प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, किस नाम से, ग्रेस एकेडमी के नाम से। तो चलिए बहुत अच्छा लगा आप लोगों से आज लाइव जुड़कर। इसी तरीके से आप लोग लाइव जुड़े रहे, लाइक जरूर करें। जितने ज्यादा लाइक मिलेंगे उतनी ज्यादा मैं मोटिवेट रहूंगा और आपके लिए क्लास लाता रहूंगा। तो मेरा कहना यह है ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सबको बताएं, सब्सक्राइब कराएं, और जी जितने भी आपके ग्रुप हैं उन ग्रुप में भी आप उसको डालें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और जो भी कोई इंक्वायरी है आप इस नंबर पर आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं।